नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स इसके कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे। जी हाँ, ये किताब इस बारे में है कि कैसे वो छोटी-छोटी आदतें जो शायद नजर भी ना आए, हमारी जिंदगी में बड़े हैरान करने वाले बदलाव ला सकती हैं। बिल्कुल। और ये शब्द एटॉमिक हैबिट, इसका मतलब सिर्फ छोटा नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब में इसके 3 मतलब बताए गए हैं। एक तो हाँ, किसी चीज की बहुत ही छोटी मात्रा। ठीक है। दूसरा, एक बड़े सिस्टम की कह सकते हैं बुनियादी इकाई जिसे और तोड़ा न जा सके। हम्म। और तीसरा, और ये जरूरी है, अपार ऊर्जा या शक्ति का स्रोत। राइट। तो ये आदतें छोटी होकर भी बदलाव की नींव है और इनमें जबरदस्त ताकत है। और लेखक जेम्स क्लियर, उनकी अपनी कहानी भी तो इसी का सबूत है। वो बेसबॉल वाली चोट। हाँ, वो भयानक चोट जिसके बाद डॉक्टरों को शक था कि वो कभी दोबारा खेल भी पाएंगे। और फिर कैसे उन्होंने धीरे धीरे छोटी छोटी आदतों के दम पर न सिर्फ वापसी की, बल्कि अपनी यूनिवर्सिटी के टॉप एथलीट बन गए। बिल्कुल, ये कोई सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये उनकी जी हुई सच्चाई है। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे ये छोटे छोटे लगभग अदृश्य से कदम वक्त के साथ जुड़कर बड़े नतीजे देते हैं। और हाँ, हम सब इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, ये पूरी चर्चा एटॉमिक हैबिट्स किताब पर ही आधारित होगी। तो शुरुआत करते हैं उस मशहूर उदाहरण से, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम। ये कहानी तो वाकई कमाल है। हाँ, अविश्वसनीय लगती है ना, कि 2003 तक 100 साल से भी ज्यादा ये टीम बस ठीक ठाक ही मानी जाती थी। मतलब कोई बड़ी जीत नहीं। नहीं, 1908 के बाद ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल, और टूर दी फ्रांस जो सबसे बड़ी रेस है, उसमें 110 साल में कोई ब्रिटिश जीता ही नहीं था। 110 साल। हाँ, हालत इतनी खराब थी कि बड़ी बाइक कंपनियां उन्हें अपनी बाइक तक नहीं देना चाहती थीं। सोचिए। अरे, हाँ, डर था कि कहीं टीम के प्रदर्शन से उनकी ब्रांड इमेज ना खराब हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही कुछ फिर आए डेव ब्रेल्सफोर्ड 2003 में। हाँ, और उनकी वो रणनीति, मामूली लाभ का एकत्रीकरण। एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स सुनने में शायद बहुत भारी भरकम ना लगे, पर इसका मतलब था साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी चीज को पकड़ना और उसमें सिर्फ 1% सुधार करना। सिर्फ 1%? ये तो सुनने में बहुत ही मामूली लगता है। क्या मतलब, क्या क्या बदला उन्होंने? अरे, उन्होंने सच में सब कुछ देखा। बाइक की सीट को रीडिजाइन किया ताकि वो ज्यादा आरामदायक हो। अच्छा। टायरों पर अल्कोहल रगड़ा ताकि ग्रिप बेहतर हो। राइडर्स के लिए बिजली से गर्म होने वाले शॉर्ट्स ताकि मांसपेशियों का तापमान सही रहे। ये तो बहुत बारीकी वाली बातें हैं। और सुनिए, टीम के ट्रक के अंदर का रंग सफेद करवाया। सफेद? क्यों? ताकि धूल का छोटे से छोटा कण भी दिख जाए और बाइक के पुर्जों को एकदम साफ रखा जा सके। बायो फीडबैक सेंसर्स का इस्तेमाल किया। कपड़ों को विंड टनल में टेस्ट किया, मतलब लिस्ट लंबी है। क्या बात है। मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान दिया। अलग अलग देखें तो ये बदलाव सच में बहुत छोटे लगते हैं। हाँ, अकेले शायद ज्यादा फर्क न डालते, लेकिन जब ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे 1% सुधार एक साथ जमा हुए तो नतीजा कमाल का था। क्या हुआ फिर? सिर्फ 5 साल लगे। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश टीम ने साइकिलिंग इवेंट्स में मौजूद 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। 60%? 5 साल में? ये तो जबरदस्त है। और ये बस शुरुआत थी। 2012 लंदन ओलंपिक्स में 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े। अरे वाह। उसी साल ब्रैडली विगिन्स पहले ब्रिटिश बने जिन्होंने टूर डे फ्रांस जीता, और फिर अगले 6 साल में 5 बार और जीता। 5 बार? हाँ, 2007 से 2017 10 साल में ब्रिटिश साइक्लिस्ट्स ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक या पैरालंपिक गोल्ड जीते। इसे साइकिलिंग इतिहास की सबसे कामयाब टीम माना जाता है। ये कहानी तो साफ दिखाती है कि वो 1% सुधार वाला आइडिया कितना शक्तिशाली हो सकता है अगर उसे लगातार किया जाए। बिल्कुल, और ये सिर्फ साइकिलिंग की बात नहीं है, ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है। ये हमें कंपाउंडिंग के सिद्धांत तक ले जाता है। कंपाउंडिंग? जैसे फाइनेंस में होता है ब्याज पर ब्याज। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। आदतें भी कंपाउंड होती है। रोज का छोटा सा सुधार वक्त के साथ जुड़कर बहुत बड़ा बन जाता है। वैसे ही जैसे छोटी सी बुरी आदत वक्त के साथ बढ़कर बड़ी मुसीबत बन जाती है। किताब में वो गणित था, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। हाँ, ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर गणित यही कहता है। 1.01 की पावर 365। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है।
रोज 1% खराब होना। आपको लगभग शून्य पर ले आता है, 0.99 की पावर 365। ये दिखाता है कि छोटी आदतें कितनी मायने रखती हैं, अच्छी या बुरी। और ये बात भी कि हमारे नतीजे, मतलब हमारी सेहत, हमारा ज्ञान, हमारा बैंक बैलेंस, ये सब हमारी पिछली आदतों का नतीजा है। बिल्कुल। किताब उन्हें पिछड़ा हुआ माप कहती है। आपका वजन आज का नहीं, आपके पिछले कुछ समय की खाने की आदतों का माप है। आपका ज्ञान आपकी पढ़ने की आदतों का। हम वही पाते हैं जो हम दोहराते हैं। एकदम। और ये सिर्फ अच्छी चीजों के लिए नहीं है, नकारात्मक चीजें भी कंपाउंड होती हैं। जैसे छोटा मोटा रोज का तनाव, ट्रैफिक, काम का दबाव, एक दिन में शायद कुछ न लगे, पर सालों तक जमा होकर वो हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी जैसी गंभीर समस्याएं बन सकता है। और नकारात्मक सोच, शिकायतें करना, वो भी एक छोटा नकारात्मक विचार दूसरे को खींचता है और धीरे धीरे हमारी पूरी मानसिकता, हमारा नजरिया खराब हो सकता है। ये सब कंपाउंडिंग के ही उदाहरण हैं। लेकिन यहाँ एक मुश्किल आती है। हम अक्सर कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं, मान लीजिए रोज टहलना, और कुछ हफ्ते करते हैं। फिर जब आईने में देखते हैं या वजन चेक करते हैं और कोई फर्क नहीं दिखता, तो हिम्मत टूटने लगती है। हाँ, ये बहुत आम अनुभव है। लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है। बिल्कुल। इसी को किताब में क्या कहा गया है? इसे जेम्स क्लियर कहते हैं अप्रकट क्षमता का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ये वो स्टेज है जब आप मेहनत कर रहे हैं पर नतीजे अभी सतह पर नहीं आए हैं। पठार मतलब एक समतल जगह जहां प्रोग्रेस नहीं दिख रहा। हाँ। इसे समझने के लिए बर्फ के टुकड़े का उदाहरण सोचिए। मान लीजिए एक कमरा है जिसका तापमान 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब 0 से नीचे। ठीक है, बर्फ जमी हुई है। अब आप धीरे धीरे तापमान बढ़ाते हैं, 26, 27, 28। बर्फ अब भी ठोस है, कोई बदलाव नहीं दिख रहा। 29, 30, 31 डिग्री, अब भी कुछ नहीं। आप मेहनत कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, पर नतीजा नहीं दिख रहा। और फिर आता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, और अचानक बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। अच्छा। वो 1 डिग्री का बदलाव जो पिछले बदलावों जितना ही था, उसने एक बड़ा फर्क पैदा कर दिया, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड पार हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि 25 से 31 डिग्री तक की मेहनत बेकार गई? बिल्कुल नहीं। वो सारी ऊर्जा, वो सारी मेहनत जमा हो रही थी उस पठार के नीचे, बस वो दिख नहीं रही थी जब तक वो निर्णायक बिंदु नहीं आया। तो जब हम शुरू में मेहनत करते हैं और नतीजे नहीं दिखते, तब भी अंदर ही अंदर कुछ बन रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। और यही वो दौर है जिसे किताब निराशा की घाटी, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहती है, जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें वो अदृश्य प्रगति दिखती नहीं। ये जानना तो बहुत जरूरी है। आदतों को टिके रहने देना होगा ताकि वो उस पठार को पार कर सकें। बिल्कुल। नतीजे अक्सर देरी से आते हैं, धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये उठता है कि हम ऐसी आदतें बनाएं कैसे जो टिकी रहें, जो हमें उस पठार को पार करने में मदद करें। हाँ, यहीं पर किताब व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम बताती है। बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है ये। 4 नियम। क्या हम उन पर एक एक करके बात कर सकते हैं? शायद हर नियम से एक मुख्य रणनीति ले लें। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। जरूर। हर आदत की शुरुआत एक संकेत, क्यू से होती है। कोई चीज जो हमें उस आदत को करने के लिए ट्रिगर करती है। जैसे सुबह अलार्म बजना, या कॉफी की खुशबू। हाँ, या कोई जगह, कोई समय, कोई भावना, या कोई दूसरी आदत। दिक्कत ये है कि कई बार ये संकेत इतने रोजमर्रा के होते हैं कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। तो उन्हें स्पष्ट कैसे बनाएं? एक तरीका है पर्यावरण डिजाइन। अपने माहौल को इस तरह बदलना कि अच्छी आदतों के संकेत साफ साफ दिखें। वो अस्पताल के कैफेटेरिया वाला उदाहरण याद है? हाँ, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल का। उन्होंने क्या किया, सिर्फ पीने की चीजों की जगह बदली। जहां पहले सोडा ज्यादा दिखता था, वहां पानी की बोतलें रख दी, काउंटर पर, खाने की जगहों के पास। और नतीजा? बिना किसी को कुछ कहे, बिना कोई लेक्चर दिए, सिर्फ पानी को ज्यादा स्पष्ट और सामने रखने से सोडा की बिक्री 11% कम हो गई और पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई। कमाल है, सिर्फ जगह बदलने से इतना फर्क। ये दिखाता है कि हम अक्सर वो चुनते हैं जो सबसे आसान या सबसे सामने होता है। वो एम्स्टर्डम एयरपोर्ट वाला किस्सा तो और भी मजेदार है। यूरिनल्स में वो मक्खी वाला स्टिकर। हाँ, पुरुषों के यूरिनल्स में एक छोटी सी मक्खी का स्टिकर बना दिया। नतीजा, लोगों ने अनजाने में उस पर निशाना साधा और इससे बाहर गिरने वाली गंदगी कम हुई, जिससे सफाई का खर्च 8% कम हो गया। क्या बात है।
एक छोटा सा स्टिकर। तो सबक ये है, अच्छी आदतों के संकेतों को अपने सामने रखें, बुरी आदतों के संकेतों को छुपा दें। जैसे अगर रात को स्नैक्स खाने की आदत है तो स्नैक्स को किचन में कहीं पीछे मुश्किल जगह पर रखें। और अगर फोन कम इस्तेमाल करना है तो काम करते वक्त उसे किसी दूसरे कमरे में छोड़ दें। इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से बेहतर है माहौल बदलना। किताब में हैबिट स्टैकिंग का भी जिक्र था, वो क्या है? ये भी संकेतों को स्पष्ट बनाने का एक तरीका है। आप अपनी नई आदत को किसी पुरानी पहले से जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ देते हैं। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगी, या जूते उतारने के बाद मैं उन्हें शू रैक में रखूंगी। आपकी पुरानी आदत नई आदत के लिए एक पक्का संकेत बन जाती है। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। पुरानी आदत नई के लिए ट्रिगर बन गई। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर। इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदतें अगर मजेदार ना हो तो टिकना मुश्किल है। सही कहा। डोपामाइन इसमें बड़ा रोल निभाता है। जब हम किसी चीज से इनाम की उम्मीद करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है और वही हमें एक्शन लेने को प्रेरित करता है। तो हमें आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाना है। कैसे? एक तरीका है प्रलोभन बंडलिंग। प्रलोभन बंडलिंग सुनने में दिलचस्प है। इसमें आप एक काम जो आप करना चाहते हैं, जैसे कोई पसंदीदा टीवी शो देखना, उसे एक ऐसे काम से जोड़ देते हैं जो आपको करना चाहिए, जैसे ट्रेडमिल पर चलना। अच्छा, जैसे वो इंजीनियरिंग छात्र वाला उदाहरण। हाँ, आयरलैंड का वो छात्र जिसने अपनी एक्सरसाइज बाइक को अपने कंप्यूटर और नेटफ्लिक्स से ऐसे जोड़ा कि नेटफ्लिक्स तभी चलता था जब वो एक खास स्पीड से पेडल चला रहा हो। अरे वाह, तो एक्सरसाइज करने का इनाम तुरंत मिल गया, शो देखने को मिला। बिल्कुल, ये प्रेमैक के सिद्धांत पर काम करता है। ज्यादा पसंद वाला काम शो देखना, कम पसंद वाले काम एक्सरसाइज को करने की प्रेरणा देता है। आप वो करते हैं जो आपको करना है ताकि आप वो कर सके जो आप करना चाहते हैं। ये बढ़िया तरीका है। और एक तरीका मानसिकता बदलने का भी बताया था, है ना? हाँ, बहुत शक्तिशाली तरीका है। अपनी भाषा बदलना। मुझे सुबह उठकर जिम जाना है बोझ जैसा लगता है, के बजाय सोचना मुझे सुबह एनर्जी बढ़ाने और सेहत बनाने का मौका मिलता है। करना है हैव टू गो, मौका मिलता है गेट टू से बदलना। हाँ, ये उस काम को एक बोझ से बदलकर एक अवसर बना देता है। ये उसे मानसिक रूप से ज्यादा आकर्षक बनाता है। ये छोटा सा बदलाव सोच बदल सकता है। अब तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ये तो सीधा लगता है, हम इंसान आसान रास्ता चुनते हैं। हाँ, इसे कम से कम प्रयास का नियम कहते हैं। हम स्वाभाविक रूप से वो काम करते हैं जिनमें कम ऊर्जा लगती है। तो आदत जितनी आसान होगी, उसके होने की संभावना उतनी ही ज्यादा। तो आदतों को आसान कैसे बनाएं? यहीं पर वो 2 मिनट का नियम आता है। बिल्कुल, ये बहुत कारगर है। आप अपनी किसी भी बड़ी आदत को उसके सबसे छोटे, सिर्फ 2 मिनट में हो जाने वाले रूप में बदल दें। सिर्फ 2 मिनट? जैसे रोज किताब पढ़ना बन जाता है सिर्फ 1 पेज पढ़ना। आधा घंटा योगा करना बन जाता है अपनी योग मैट बाहर निकालना। 5 किलोमीटर दौड़ना बन जाता है अपने दौड़ने वाले जूते पहनना। लेकिन सिर्फ जूते पहनने से या मैट निकालने से क्या होगा? एक बार आपने जूते पहन लिए तो बहुत संभव है कि आप दौड़ने निकल ही जाएं। एक बार मैट बिछा ली तो शायद कुछ आसन कर ही लें। अच्छा, तो ये शुरुआत करने की मुश्किल को हटाता है। हाँ, किताब कहती है कि हमें गति यानी सिर्फ योजना बनाने या सोचने और क्रिया यानी असल में काम करने के बीच फर्क समझना चाहिए। 2 मिनट का नियम हमें गति से क्रिया की तरफ ले जाता है। और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा करना है, उन्हें मुश्किल बनाना है। हाँ, बिल्कुल, इसे कठिन बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। उस आदत और आपके बीच रुकावटें डालें। जैसे अगर आप बार बार फोन चेक करते हैं तो उसे लॉक करके किसी मुश्किल पासवर्ड से बंद करें या किसी दूसरे कमरे में रख दें। वो विक्टर ह्यूगो वाला किस्सा, किताब खत्म करने के लिए। हाँ, कहते हैं उन्होंने अपने सारे कपड़े कहीं बंद करवा दिए थे ताकि वो ठंड में बाहर ना जा सकें और उन्हें घर पर रहकर लिखना ही पड़े। जबरदस्त। ये प्रतिबद्धता उपकरण का उदाहरण है। आज एक ऐसा फैसला लेना जो आपके भविष्य के कामों को नियंत्रित करे। और अब चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। ये शायद सबसे जरूरी नियम है। व्यवहार बदलने का मूल मंत्र, जिस काम का इनाम मिलता है उसे दोहराया जाता है, जिसकी सजा मिलती है उससे बचा जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अच्छी आदतें जैसे एक्सरसाइज या हेल्दी खाना, इनका इनाम अक्सर देर से मिलता है।
अच्छी सेहत, वजन कम होना। जबकि बुरी आदतें जैसे जंक फूड खाना या सोशल मीडिया पर टाइम बिताना, इनका इनाम तुरंत मिलता है, स्वाद, मनोरंजन। और हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि चाहता है। हजारों साल के विकास ने हमें ऐसा बनाया है। बिल्कुल, खाने और रहने की जरूरतें तुरंत पूरी करनी होती थी। तो सवाल ये है कि हम अच्छी आदतों को, जिनका फायदा भविष्य में है, उन्हें अभी संतोषजनक कैसे बनाएं? कैसे? हमें इनाम को तत्काल बनाना होगा। जैसे पाकिस्तान में वो हाथ धोने वाला अध्ययन था। लोगों को पता था हाथ धोना चाहिए, पर करते नहीं थे। फिर उन्हें सेफगार्ड साबुन दिया गया, जिसकी खुशबू अच्छी थी और जो खूब झाग बनाता था। हाथ धोने का अनुभव थोड़ा सा ज्यादा सुखद, ज्यादा संतोषजनक बन गया और आदतें बदल गईं। अच्छा, मतलब अनुभव को ही बेहतर बना दिया। और वो आदत ट्रैकिंग, कैलेंडर पर क्रॉस लगाना? हाँ, आदत ट्रैकिंग, हैबिट ट्रैकिंग भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं और कैलेंडर पर एक बड़ा से एक्स बनाते हैं या ऐप में टिक करते हैं, तो आपको तुरंत एक छोटी सी जीत, एक संतुष्टि महसूस होती है। वो देखने में अच्छा लगता है कि मैंने आज काम पूरा किया। बिल्कुल, ये आपकी प्रगति को दिखाता है। जेरी साइनफेल्ड का वो तरीका था ना, डोंट ब्रेक द चेन। हाँ। उनका लक्ष्य बस रोज लिखना था और कैलेंडर पर उस एक्स की चेन को बनाए रखना था। वो चेन देखना ही अपने आप में एक इनाम बन गया। वो स्टॉक ब्रोकर वाली कहानी भी थी, ट्रेंट डायर स्मिथ की पेपर क्लिप रणनीति। हाँ, उनके पास 2 जार थे। एक में 120 पेपर क्लिप्स। हर सेल्स कॉल करने के बाद वो एक क्लिप उठाकर दूसरे जार में डाल देते थे। दिन के अंत में वो साफ देख सकते थे कि उन्होंने कितनी कॉल्स की। ये प्रगति का एक स्पष्ट, संतोषजनक विजुअल था। और आप चाहें तो एक बाहरी इनाम भी जोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे आपने तय किया कि आप बाहर कम खाएंगे, तो हर बार जब आप बाहर खाने के बजाय घर पर खाना बनाते हैं, तो मान लीजिए 500 रुपए एक अलग गुल्लक या अकाउंट में डाल दें, जिसका नाम हो यूरोप ट्रिप फंड। अच्छा, तो आपने जो नहीं किया उसका भी नाम मिल गया। हाँ, ये उस अच्छी आदत को तुरंत संतोषजनक बना देता है। तो ये 4 नियम, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक, एक बहुत ही मजबूत ढांचा देते हैं आदतें बनाने और तोड़ने के लिए। लेकिन किताब इससे भी गहरे स्तर पर जाती है, पहचान के स्तर पर। हाँ, और ये शायद सबसे शक्तिशाली आइडिया है, पहचान आधारित आदतें। किताब कहती है कि असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ अपने एक्शंस नहीं बदलते, बल्कि हम खुद के बारे में अपनी धारणा, अपनी पहचान बदलते हैं। मतलब लक्ष्य सिर्फ एक किताब लिखना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य एक लेखक बनना होना चाहिए। लक्ष्य सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं, लक्ष्य एक धावक बनना होना चाहिए। वो ब्रायन क्लार्क की कहानी जो नाखून चबाते थे। हाँ, उन्होंने सालों तक कोशिश की इच्छा शक्ति से रोकने की। फिर एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं अपने नाखूनों का अच्छे से ख्याल रखना शुरू करूं। उन्होंने मैनिक्योर करवाना शुरू किया और जब उनके नाखून अच्छे दिखने लगे तो उन्हें उन पर गर्व महसूस हुआ। वो कहने लगे, मैं अपने नाखूनों पर गर्व करता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति बन गए जो अपने नाखूनों का ख्याल रखता है। उनकी पहचान बदल गई और उन्होंने फिर कभी नाखून नहीं चबाए। क्या बात है। तो ये पहचान बदलना ज्यादा गहरा है। हाँ, ये आंतरिक प्रेरणा का सबसे ऊंचा स्तर है। जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो आप उसे इसलिए नहीं करते कि आपको करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही हैं। मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कहने वाले और मैं स्मोकर नहीं हूँ कहने वाले में फर्क है। बिल्कुल, दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान बता रहा है, बदलाव अंदर से आ रहा है। तो हमें पहले ये तय करना चाहिए कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। हाँ, और फिर उस पहचान को साबित करने के लिए छोटी छोटी आदतें अपनानी चाहिए। हर बार जब आप कोई छोटा काम करते हैं जो आपकी मनचाही पहचान से मेल खाता है, तो आप उस पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे हैं। जैसे हर बार एक्सरसाइज करके आप मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ वाली पहचान को वोट दे रहे हैं। एकदम। और ये छोटे छोटे वोट जमा होकर धीरे धीरे आपकी आत्मछवि को, आपकी पहचान को बदल देते हैं। ये बहुत गहरा विचार है। लेकिन एक सवाल और, मान लीजिए हमने आदतें बना ली, पहचान भी बदल ली, पर कभी कभी बोरियत तो आती है, रोज एक ही काम करना। हाँ, बोरियत एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहीं पर किताब गोल्डीलॉक्स नियम की बात करती है। गोल्डीलॉक्स, वो 3 भालू वाली कहानी? हाँ, उसी से नाम लिया है। ये नियम कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा मोटिवेटेड तब महसूस करते हैं जब वो ऐसे काम कर रहे होते हैं जो उनकी मौजूदा क्षमता के ठीक किनारे पर हो। मतलब काम ना तो इतना आसान हो कि बोरियत हो जाए और ना ही इतना मुश्किल कि हिम्मत टूट जाए। वो बस ठीक ठीक चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, जस्ट राइट। जैसे वीडियो गेम्स में होता है,
हर लेवल थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है। बिल्कुल। चुनौतियां हमें व्यस्त रखती हैं, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए जिन्हें हम पार कर सकें। अगर काम बहुत आसान हो जाता है तो हम ऊब जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है तो हम हार मान लेते हैं। स्टीव मार्टिन, वो मशहूर कॉमेडियन, उनका उदाहरण था। हाँ, वो बताते हैं कि उन्होंने लगभग 15 साल तक छोटे क्लबों में परफॉर्म किया। हर साल अपनी रूटीन में बस 1 या 2 मिनट का नया मटेरियल जोड़ते थे। धीरे धीरे, लगातार उन्होंने चुनौती को हमेशा अपनी पहुंच में रखा। 15 साल, ये तो कमाल का धैर्य है। और किताब में एक बहुत ही पते की बात कही गई है। क्या? सफलता के लिए सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं बल्कि बोरियत है। ये तो सोचने वाली बात है। जब आदतें रोजमर्रा की हो जाती हैं तो वो रोमांचक नहीं रहती, हमारा ध्यान भटकने लगता है। यहीं पे पेशेवर और शौकिया का फर्क दिखता है। कैसे? पेशेवर लोग बोरियत के बावजूद टिके रहते हैं। वो अपने शेड्यूल पर चलते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो। वो प्रक्रिया से प्यार करते हैं। जबकि शौकिया लोग मोटिवेशन आने का इंतजार करते हैं, या जब मजा आना बंद हो जाता है तो छोड़ देते हैं। तो हमें बोरियत से लड़ना सीखना होगा, प्रक्रिया पर फोकस करना होगा। हाँ, हमें प्रक्रिया से प्यार करना सीखना होगा, नतीजों से भी ज्यादा। क्योंकि नतीजे तो कभी कभी आते हैं, प्रक्रिया रोज की है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो सार ये निकलता है कि बड़े दिखने वाले बदलाव असल में छोटे छोटे लगातार किए गए कामों का नतीजा होते हैं। हाँ, वो परमाणु जैसी आदतें। रोज 1% बेहतर होना शायद उस दिन कुछ खास ना लगे, पर लंबे समय में ये जिंदगी बदल सकता है। और वो 4 नियम, इसे स्पष्ट बनाएं, आकर्षक बनाएं, आसान बनाएं और संतोषजनक बनाएं, ये हमें रास्ता दिखाते हैं कि कैसे ऐसी आदतें बनाएं जो टिकी रहें। और सबसे ऊपर, अपनी पहचान को उन आदतों के साथ जोड़ना जो हम अपनाना चाहते हैं। ये बदलाव को सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी और स्थायी बनाता है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ते हैं। आज ऐसी कौन सी 1-2 मिनट की आदत है जिसे आप शुरू कर सकते हैं, जो शायद अभी बहुत छोटी लगे पर जिसका असर वक्त के साथ बहुत बड़ा हो सकता है। या फिर अपने माहौल में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव आप कर सकते हैं, कोई चीज सामने रखना या हटा देना जो किसी अच्छी आदत को थोड़ा आसान या किसी बुरी आदत को थोड़ा मुश्किल बना दे। याद रखिए, हर आदत एक छोटे से कदम से शुरू होती है। वो अगला छोटा परमाणु जैसा कदम क्या हो सकता है? आज हमारे साथ इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।